So, Team Knowledge is Fun 2020, ready for 100%? तैयारी चल रही थी होम साइंस की। 100 मार्क्स हमारा टारगेट है और उसमें हम डिस्कस कर रहे थे हमारा सैम्पल पेपर 2020-2021 का। फर्स्ट वीडियो में हमने सैम्पल पेपर के पैटर्न को डिस्कस किया था। सेकंड में हमने ये सारे अपने 14 MCQs किए थे, मतलब 1 मार्क क्वेश्चंस किए थे। और आज हम करने जा रहे हैं खंड बी, दैट इज विषय अध्ययन प्रश्न, जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इस पे 2 क्वेश्चंस आएंगे, 2 केस स्टडीज आएंगी। और हमने पहले ही बताया था 2 केस स्टडीज में, एक केस स्टडी में 4 क्वेश्चंस आएंगे और दूसरी केस स्टडी में 3 क्वेश्चंस। तो टोटल 4 + 3 7 क्वेश्चंस जो हैं वो केस स्टडी के ऊपर आने वाले हैं। तो चलो हम फर्स्ट केस स्टडी को स्टार्ट करते हैं। ये एक छोटा वीडियो हो, फास्ट करते हैं। हमारे देश में कुपोषण 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कम से कम 50% बच्चों की मौत का अंतर्निहित कारण है। कितने बच्चों की मौत का? 50%। हमारे देश में पोषण संबंधी समस्याओं के आंकड़े एक खतरनाक स्थिति को प्रकट करते हैं। और वो स्थिति क्या है कि भारत में जन्म लेने वाले शिशुओं में से लगभग 1/3 बच्चे कम जन्म भार के बच्चे होते हैं। मतलब जब वो पैदा होते हैं तो उनका वजन 2.5 किलो से कम होता है। ठीक है, ये कौन से लेसन में से है? पहचाना आपने? लेसन नंबर 3 जो था हमारा, जन पोषण तथा स्वास्थ्य। कम जन के वजन का उनके बढ़ते वर्षों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यहाँ तक कि वयस्क जीवन में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कम जन्म भार से बाल मृत्यु दर भी बढ़ जाती है, मतलब छोटी उम्र में बच्चों की जो मृत्यु है वो भी बढ़ जाती है। स्पेशली पूर्व स्कूलगामी बच्चे, स्पेशली जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित परिवारों में से हैं, उनके बीच विकास मांद्यता का व्यापक प्रसार है। विकास मांद्यता मतलब डेवलपमेंट जो है, उनका जो विकास है वो कम होता है, कम रफ्तार पे भी होता है और कम भी होता है। और लगभग आधे बच्चे या तो हल्के या मध्यम कुपोषण से पीड़ित हैं। तो आधे बच्चे या तो हल्के या मध्यम कुपोषण से पीड़ित हैं। बच्चों और वयस्कों का एक बड़ा हिस्सा गंभीरता की अलग अलग मात्रा में कमियों से ग्रस्त है। तो इसमें सिर्फ बच्चे नहीं हैं, वयस्क का भी एक बड़ा हिस्सा इसकी अलग अलग मात्राओं से त्रस्त है। उसके बाद सबसे अधिक चिंता सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे लोहा, जस्ता या जिंक, विटामिन ए, आयोडीन, फोलिक एसिड, इस तरह के सूक्ष्म पोषक तत्वों की है। अगर आपको याद हो तो हमारे पास जो पोषक तत्व थे वो 2 तरह के थे। अगर बच्चे याद ना हो तो लेसन नंबर 3 पे जाओ, उसका वीडियो देखो और उसका लिंक मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। उस लिंक से आप इस लेसन के बारे में सब याद कर लोगे। पोषक तत्व 2 तरह के थे। पहला था वृहद पोषक तत्व, जो कि ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं माइक्रो। और दूसरा था सूक्ष्म पोषक तत्व, मतलब माइक्रो। मैक्रो और माइक्रो। सूक्ष्म पोषक तत्व हमें बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए लेकिन बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि लोहा हो गया, जस्ता हो गया, विटामिन हो गए। तो सूक्ष्म पोषक तत्व में ज़्यादातर विटामिन आते हैं और मिनरल्स आते हैं। मतलब क्या क्या है सूक्ष्म पोषक तत्व में? विटामिन है और क्या है? मिनरल्स। मिनरल्स का मतलब क्या होता है? धातु या तत्व। ठीक है। दूसरे हैं खनिज। तो खनिज और विटामिन ये दोनों सूक्ष्म पोषक तत्व आते हैं। और वृहद पोषक तत्वों में क्या आता था, याद है आपको? कार्बोज, वसा और प्रोटीन। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में होते थे। और इसमें कार्बोज और प्रोटीन की कमी में हमने क्या क्या पढ़ा था? सूखा रोग और क्वाशियोरकर। याद नहीं आ रहा है? अगर याद नहीं आ रहा है तो प्लीज़ बेटा पीछे जाओ और रिवाइज करो। तो हम यहाँ पर सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं। ये जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है, इसको किस रूप से जाना चाहता है? क्या वो गोइटर है? गोइटर गलगंड, अगर आपको याद हो, ये होता है आयोडीन की कमी से। ठीक है। तो अगर आयोडीन की कमी से है सिर्फ, तो ये सूक्ष्म पोषक सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी नहीं है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, ये तो सूक्ष्म पोषक तत्व है ही नहीं, ना प्रोटीन है और ना ऊर्जा है। और एनीमिया या अरक्तता, ये लोहे की कमी से होता है। तो ये किसी एक सूक्ष्म पोषक तत्व की तब वजह से है, या तो आयोडीन या लोहा। तो हमने ये तीनों हटा दिए, बचा क्या?
हिडन हंगर या छिपी भूख। तो 15वें का आंसर क्या है? हिडन हंगर या छिपी भूख। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो कमी है इसे हम कहते हैं हिडन हंगर, क्योंकि इसमें भूख नहीं लगती लेकिन हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसको पहचान पाना भी मुश्किल होता है, इसे हम सिम्टम से ही पहचानते हैं। तो हमारा 15th क्वेश्चन हो गया। अब आओ 16th पर। निम्नलिखित में से कौन कुपोषण के प्रत्यक्ष कारण है? कौन से है कुपोषण के प्रत्यक्ष कारण? चलिए देखते हैं। अपर्याप्त आहार का सेवन, अपर्याप्त शिक्षा, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं या खराब स्वच्छता और स्वास्थ्य। तो अपर्याप्त शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य सेवाएं हो गया या खराब स्वच्छता हो गया, ये प्रत्यक्ष कारण नहीं है, ये अप्रत्यक्ष कारण हैं। असर तो ये ज़रूर करते हैं लेकिन ये डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं डालते। लेकिन अगर आहार में कमी है तो वो बिल्कुल प्रत्यक्ष कारण है कुपोषण का। तो इसका ऑप्शन हो गया ए, अपर्याप्त आहार का सेवन। ठीक है, तो 16th भी हो गया। अब हम आते हैं 17th पर। जब बच्चे की ऊंचाई उम्र के लिए पर्याप्त से कम होती है तो उसको हम क्या कहते हैं बताइए? अल्पभार कहते हैं, स्टंटिंग या बौनापन कहते हैं, क्षीण होना या प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। अब अगर इसको ध्यान दो तो हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हैं। ये हमारी उम्र है, उम्र में एक बच्चे की लंबाई इतनी होनी चाहिए। तो पहला सीन क्या है कि लंबाई उसकी कम होती है। दूसरा सीन क्या है कि उस बच्चे को जो इतना मोटा होना चाहिए तो उसका जो चौड़ाई है या जो उसका वज़न है वो कम होता है और वो बच्चा लंबा तो हो जाता है लेकिन वो बहुत पतला रहता है। तीसरा क्या सीन होता था अगर आपको याद हो तो, कि उसकी लंबाई भी कम रहती है और चौड़ाई भी। तो इसे हम कहते हैं अल्पभार। स्टंटिंग या बौनापन, जब उसकी लंबाई पर्याप्त से कम हो। तो जब बच्चे की ऊंचाई लंबाई उम्र से कम हुई तो वो क्या हो गया? बौनापन या स्टंटिंग। बौने का मतलब तो पता ही है, बौना मतलब ऊंचाई कम। तो ये आंसर बहुत सिंपल है, इसमें हो गया स्टंटिंग या बौनापन। ठीक है, 16-17 हो गए। 18th पे आते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हमारे पास यहाँ पर 4 कथन दिए हुए हैं। पहला है बढ़े हुए थायराइड को गलगंड के रूप में माना जाता है और इसके सबसे आम कारण है आयोडीन की कमी है। तो सही लग रहा है, आयोडीन की कमी से गलगंड होता है। दूसरा है शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है। हीमोग्लोबिन खून में होता है और इसी में जो आयरन या हीम होता है वही ऑक्सीजन को ले जाता है। तो ये भी सही लग रहा है। विटामिन ए की कमी से बच्चों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वृद्धि के लिए तो हमारे पास प्रोटीन है, तो विटामिन ए वृद्धि के लिए तो नहीं हो सकता। चलो आगे देखते हैं। प्रोटीन की कमी को मरासमस कहते हैं। बिल्कुल, मैंने अभी बताया था प्रोटीन की कमी से सूखा रोग और क्वाशियोरकर होता है। सूखा रोग को मरासमस भी कहते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है। गलत कौन सा हो गया? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? आँखों की रोशनी कम होती है, रतौंधी होती है, ये सब विटामिन ए है। वृद्धि के लिए विटामिन ए नहीं, प्रोटीन होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 और 18 हो गया, जो कि एक केस स्टडी था। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरी केस स्टडी पर। तो दूसरी केस स्टडी कौन सी है? दूसरी केस स्टडी है डिज़ाइन के तत्व। ये कौन सा लेसन हो गया? ये हो गया यूनिट 4 में डिज़ाइन के तत्व। इसका भी वीडियो अगर आपने ना देखा और ये समझ में ना आए तो ज़रूर मैं यहाँ पर लिंक दे दूँगी, इस वीडियो को देखो और उसके बाद ही अटेम्प्ट करो ताकि आप इसे याद कर पाओ। अब डिज़ाइन के तत्व कला के उपकरण हैं। ये रंग, बनावट, रेखा और आकृति के रूप में जाने जाते हैं। तो कला के 4 तत्व थे, याद आया? रंग, बनावट, रेखा और आकृति। रंग हमारे चारों ओर कई रूपों में है और सभी वस्त्र निर्माण वस्तुओं में सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। हम बाजार जाते हैं, सबसे पहले जो चीज़ हमें पसंद आती है उसका रंग देखते हैं। तो चाहे वो परिधान हो, पारंपरिक हो या संस्थागत उपयोग के लिए जिस भी काम के लिए हो, उत्पाद की पहचान का श्रेय अधिकतर रंग को दिया जाता है। बहुत बार हम चीज़ों को आइडेंटिफाई भी रंगों से करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की रंग के प्रति अलग अलग प्रतिक्रिया होती है। किसी को रेड अच्छा लगता है, किसी को येलो, किसी को ब्राइट, किसी को डल, और उसकी निश्चित प्राथमिकताएं होती हैं। कुछ लोगों को कलर्स ब्राइट ही अच्छे लगते हैं, कुछ लोग बहुत हल्के कलर्स पहनते हैं। लेकिन रंग मौसम, समारोह और लोगों की भावनाओं को भी प्रतिबिंबित करते हैं। जैसे सर्दियां हैं, इसमें हम डार्क और ब्राइट कलर्स पहन लेंगे, पर गर्मियों में लाइट कलर्स। समारोह, पार्टीज में आप जाओगे तो आपको ब्राइट कलर्स नजर आएंगे। रात में हम ब्राइट पहनते हैं, दिन में थोड़े से डल। और भावनाओं को, हमारी जो भावनाएं हैं, कई बार मूड ऑफ होता है तो हम कहते हैं यार जो मन आ रहा है पहन लो, लेकिन जब मूड अच्छा होता है हम ब्राइट कलर्स पहनते हैं। फिर रंगों की पसंद संस्कृति, परंपरा, जलवायु, मौसम, इन सब के ऊपर डिपेंड करती है। पसंद ये तो इंडिविजुअल हो गई, संस्कृति
और परंपरा, इसको अगर आप समझो तो हमारे यहाँ, अगर हमारी कंट्री में देखो तो लाल रंग जो है वो शादी का और खुशी का रंग माना जाता है, और अगर हम किसी की मृत्यु में जाते हैं तो ज़्यादातर हम सफ़ेद कलर रंग पहनते हैं। लेकिन क्या वेस्ट में ऐसे ही होता है? ध्यान करिए, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, पाश्चात्य देश हैं, वहाँ पर सफ़ेद रंग जो दुल्हन होती है वो पहनती है, और जब किसी की मृत्यु में जाते हैं तो काला रंग पहनते हैं। तो ये अपनी अपनी संस्कृति और परंपराएं हैं। जलवायु, सर्दी का मौसम है, गर्म है, इसको हमने डिस्कस कर लिया। सर्दी गर्मी में हम रंग अलग तरह से पहनते हैं। तो और ऊपर से ये हमारे व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं। रंग फैशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, और जो भी डिज़ाइनर है उसे सुनिश्चित करना होता है कि विवरण के लिए रंगों का चयन जो है वो बहुत सावधानी पूर्वक किया जाए। रंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वस्त्रों को देखते हैं और उनमें एक समरूप टिकाऊपन रंगों का होता है। अन्य वस्त्रों में जहाँ रंग अंतर्ग्रथित धागों के अनुसार प्रतीत किया जाता है, वहीं पर वस्त्रों पे रंग ऊपर से भी किया जा सकता है। अब इसका क्या मतलब है? कई बार आपने देखा होगा कि कपड़ों में अलग अलग रंग के धागे लगे हैं, ठीक है। अब ये अगर धागे हम अलग अलग रंग के लेंगे तो इसका भी पैटर्न बन जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। हमने पहले लाल रंग लिया था, कुछ धागे लाल रंग के लिए, तो हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह का आ जाएगा कपड़े में, ठीक है ना। तो अगर इस तरह का डिज़ाइन आ जाता है तो हमारे ये कपड़े में डिज़ाइन, एक तो कपड़े की वीविंग से होता है, धागों की, और दूसरा क्या हो सकता है कि हम कपड़े पे छपाई कर दें। छपाई तो सभी को समझ में आ रहा है, हम कपड़े के ऊपर डिज़ाइन बना देंगे, और ये अलग अलग तरह का डिज़ाइन कपड़े के ऊपर बन सकता है। तो वस्त्र के उत्पाद के चरणों में जब रंगों को विभिन्नता के लिए जोड़ा जाता है तो डिज़ाइनर ये सोच लेता है कि उसे रंग कब करना है, धागे में करना है, कपड़े पे करना है, किस तरह का रंग करना है। तो डिज़ाइनर को ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, एक रंग की चमक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? चमक के लिए बताओ। मान, तीव्रता, ह्यू या पूरक? ह्यू का मतलब क्या होता है? ये तो रंग का नाम होता है। पूरक क्या होता है? जब हम कलर व्हील पढ़ते हैं तो जो रंग एक दूसरे के, या फैशन चक्र, इसमें जो रंग एक दूसरे के विपरीत होते हैं, हमने पढ़ा था ना कि यहाँ पर होता है हमारा लाल, यहाँ नीला और यहाँ पर पीला, ये हमारे प्राथमिक रंग हैं। अब यहाँ पर हमारे पास होता है नारंगी या ऑरेंज। तो नीले के अपोजिट कौन सा रंग है? ये होता है इसका पूरक रंग। अब मान की बात करें और तीव्रता की, मान क्या होता है? अब जैसे नीला रंग है ना, तो उसका नाम नीला हो गया। इसमें हम सफ़ेद जोड़ेंगे या काला जोड़ेंगे? अगर हम नीले में सफ़ेद जोड़ते हैं तो क्या बनता है? नीले में सफ़ेद जोड़ते हैं तो वो उसका टिंट बनता है, ठीक है। और अगर काला जोड़ते हैं तो उसका शेड बनता है। तो मान भी नहीं हो सकता। तो चमक के लिए क्या बचा हमारे पास? तीव्रता। तो जो भी शब्द चमक के लिए यूज़ होता है वो है तीव्रता। उसी की तरह अगले आओ, रंगों को विपरीत कहा जाता है यदि वे कैसे होते हैं? हल्के और गहरेपन में विभिन्न होते हैं, उनका न्यूनतम मान होता है, अधिकतम मान होता है, उज्ज्वल व तीव्र। इसमें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है विपरीत का। तो इसका आंसर यही है, हल्के या गहरे। अगर वो हल्के या गहरे हैं तो उनको विपरीत रंग कहा जा सकता है। यहाँ पर हम आएंगे, अगर सफ़ेद रंग मिलाएंगे तो उसका टिंट बनेगा, और काला रंग मिलाएंगे तो वो डार्क हो जाएगा और वो उसका शेड बनेगा। तो ये है हमारे पास अलग अलग रंगों का मान, ठीक है, आभा जिसे हम कहते हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर, इसमें चॉइस भी दी गई है। अरे वाह, चॉइस को भी देख लें। पीला नारंगी, लाल नारंगी और पीला हरा, ये किसके उदाहरण हैं? इंटरमीडिएट रंग या प्राथमिक रंग या द्वितीयक रंग या त्रिदोष रंग? चले अब हम देखते हैं हमारा कलर व्हील कैसा था। ये हमारे प्राथमिक रंग है जिसमें हमारा आता है लाल, नीला और पीला। बेटा अगर याद ना हो मैं फिर से कहूँगी, वीडियो देख लो। अब लाल और नीले को मिलाकर हमें कौन सा रंग मिलता है बताओ? बैंगनी मिलेगा, ठीक है ना। लाल और पीले को मिलाकर हमें कौन सा मिलेगा? नारंगी रंग मिलेगा। और नीले को मिलाकर, नीला और पीला मिलाकर हरा रंग मिलेगा। तो अब इसमें पीला नारंगी, लाल नारंगी, पीला नारंगी कहाँ होगा? पीले और नारंगी के बीच में, ये बनेगा हमारा पीला नारंगी रंग। लाल नारंगी कहाँ बनेगा? ये इन दोनों के बीच में बनेगा। और पीला हरा, ये यहाँ बनेगा पीला हरा, पीले और हरे को मिलाकर। तो ये तीनों कौन से रंग हुए? ये एक प्राथमिक और एक द्वितीय रंग मिलाकर बन रहा है, तो ये फिर इंटरमीडिएट या तृतीय रंग हो गया। याद आ गया? ये रिवाइज ज़रूर करना। तो पीला नारंगी, ये सब कौन से हैं? इंटरमीडिएट रंग। और अब हम आते हैं आखिरी क्वेश्चन पर, जो है निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य
तत्व शेड से संबंधित है। हमने अभी टिंट और शेड के बारे में पढ़ा था, तो बताओ टिंट और शेड किस में था? रेखा में था, बनावट में था, मान में था या आकार में? रेखा, बनावट और आकार, ये क्या है? ये कौन से? ये तो तत्व हैं। लेकिन हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? रंगों की। शेड तो रंग में है और रंग अपने आप में एक तत्व है, तो बचता है हमारे पास मान। मान में शेड आता है, जब हम काला रंग उसमें मिलाते हैं तो उसका शेड बनता है, और सफ़ेद मिलाते हैं तो उसका टिंट बनता है। ठीक है, याद आ गया? तो शेड से क्या हो गया? बनावट नहीं, मान। इसका आंसर हो गया सी। और देखो, अरे वाह, लास्ट क्वेश्चन में फिर से चॉइस। 2 क्वेश्चंस में लगातार चॉइस है, तो अगर ये क्वेश्चन ना आता हो तो इसे छोड़ देना और अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करा। चलो देखिए कौन सा है अगला क्वेश्चन। जब सफ़ेद रंग को किसी रंग में जोड़ा जाता है तो उसे इस रंग का डैश कहा जाता है। ये तो रिवाइज करना है, ये तो हमने अभी अभी करा था। शेड काला रंग होता है, रंगत का मतलब होता है जो हम ब्राइटनेस की बात करते हैं, इंटेंसिटी, जो हमने सबसे ऊपर पढ़ा था। और उसके बाद ह्यू होता है रंग का नाम। तो बचता है हमारे पास आभा या टिंट। जब हम सफ़ेद रंग उसमें जोड़ेंगे तो वो टिंट बनेगा, काला जोड़ेंगे तो शेड बनेगा। मेरे ख्याल से आपको ये रट गया होगा, अगर पेपर इसमें आए तो आपको याद है, फ़ौरन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो हमारे ये दोनों केस स्टडीज़ हो गई हैं, जिसमें हमने 7 क्वेश्चंस किए, जो कि 1-1 मार्क का था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे खंड सी। ये थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें सारे 2, 3, 4, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अगर आपको लग रहा है कोई और बच्चा है जो इसको शेयर कर सकता है, जो पढ़ रहा है, जिसको और मार्क्स लाने होम साइंस में, उसके साथ शेयर करो। कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, लेकिन थम्स अप दिखाना मत भूलना। अगर अच्छा लगा है, नहीं भी अच्छा लगा है तो बताना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।